हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल नंबर 34। और ये रूल बात करता है रीबिडिंग की। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज के पास ये अथॉरिटी है कि वो बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। लास्ट रूल में हमने देखा था और हमने ग्राउंड्स भी डिस्कस किए थे कि जिन जिन ग्राउंड्स या सिनेरियोज में आप बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। और इन केस आपने जब बिड्स को रिजेक्ट कर दिया तो आपने अपने टेंडर को री एडवर्टाइज करना होगा एट लेटर स्टेजेस आफ्टर रिफाइनिंग योर स्पेसिफिकेशंस। और जो जो ग्राउंड्स जिनकी बेसिस पे आपने टेंडर्स को या बिड्स को रिजेक्ट किया था उनको ठीक करने के बाद आपने टेंडर को दोबारा से री एडवर्टाइज करना होगा और रीबिड करना होगा। सो आज की वीडियो वो प्रोसीजर बयान करती है कि वो कौन सा प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे और किस तरीके से आप दोबारा से टेंडर को रीबिड करेंगे। सो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पहले रूल एक्सप्लेन करूंगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बैकग्राउंड वगैरह डिस्कस करेंगे। और फिर हम कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं और प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं जिसमें आपने रीपीटिंग की तरफ जाना है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और हम आपको एक प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेफ्टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो रीबीडिंग प्रोसेस की। सो रूल नंबर 34 और इसका टाइटल सिंपल है, रीबीडिंग। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये रूल एक्सप्लेन करता है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर ऑल बिड्स आर रिजेक्टेड अंडर रूल 33। पिछली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रूल 33 को और उसमें हमने ये बताया था कि कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे जहां जिन जिन बेसिस के ऊपर आपने बिड्स को रिजेक्ट करना है या आप कर सकते हैं। और ये अथॉरिटी पेपरा ने वो कुल्ली तौर पे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को या प्रोक्योरिंग एजेंसीज को दी है कि वो विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन वो बिड को रिजेक्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर बिड्स रिजेक्ट हो गई तो आपने वो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि आप इनको दोबारा से री एडवर्टाइज करेंगे या री टेंडर करेंगे। सो अगर प्रोक्योरमेंट फेल हो जाए पहले स्टेप के ऊपर, पहले अटेम्प्ट के ऊपर आपने एडवर्टाइज किया, आप ड्यूरिंग एवेल्यूएशन प्रोसेस में भी आपकी स्पेसिफिकेशंस में कोई चेंजेस आ गए या आपको जो बिड्स रिसीव हुई वो आपके बजट से काफी ऊपर चली गई थी। सो इस तरह के सिनेरियोज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उनके लिए मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ रूल नंबर 33 का। तो उसको प्लीज रेफर करें और वहां पे वीडियो को डिटेल में देखें। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने अपनी इन बिड्स को रिजेक्ट करना है और टेंडर को री एडवर्टाइज करना है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम इसको री एडवर्टाइज या री बिड कैसे करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फेल हो चुका है। सो आप इंप्रूव करेंगे अपने टेंडर प्रोसेस को और उन ग्राउंड्स को फोकस करेंगे जिन ग्राउंड्स की बेसिस पे आपने बिड्स को रिजेक्ट किया था। और अगेन आप एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, इनविटेशन ऑफ बिड्स में जाएंगे, एसपीडीज इशू करेंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और इसको रीटेंडर करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ रूल 34 जो है वो है इस ये भी बेसिकली लिंक हो रहा है रूल 33 से, क्योंकि रूल 33 ही बेसिकली इसकी फाउंडेशन है, इस रूल की या इसकी बेसिस है। वहां पे आपने बिड को रिजेक्ट किया तभी आप रूल 34 को अप्लाई करते हुए उसको रीबिड करेंगे। और अगर ऑफ कोर्स बिड्स रिजेक्ट नहीं हुई तो फिर तो आप फर्दर जाएंगे रूल 35 की तरफ, जहाँ पे एवल्यूएशन ऑफ सॉरी अनाउंसमेंट ऑफ द बिड्स की बात कर रहा है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब ये अप्लाई होता है ऑल बिड्स जो भी रिजेक्ट हो चुकी हैं उसके ऊपर, और अलाउ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टू रीस्टार्ट। इसकी वजह से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बेसिकली रीस्टार्ट हो रहा है जीरो से। और इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन, रूल 34 का बैकग्राउंड यही है कि इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और कंपटीशन भी प्रिवेल करेगा। ऑब्जेक्टिव इस रूल का जो है वो है करेक्ट फ्लॉज इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अगर आपने नोट कर लिए कि आपके पिछले अटेम्प्ट के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई थी आपके स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, और हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने
ड्यूरिंग प्री बिड मीटिंग या ड्यूरिंग आरएफआई सबमिशन वो फ्लॉज हाईलाइट कर दिए, लेकिन उस कोर्स ऑफ टाइम में आपके पास ये टाइम नहीं था कि आप उनको करेक्ट कर सकें थ्रू एडेंडम। सो आपने उसको जाने दिया, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी बिड्स जो हैं स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक रिसीव नहीं हुई होंगी या आपके बजट के मुताबिक रिसीव नहीं हुई। सो उन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड और इश्यूएंस ऑफ द वर्क ऑर्डर आपने टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, बिड्स को रिजेक्ट कर दिया। सो अब आपके पास एक मौका है कि आप अपने फ्लॉज को करेक्ट करें, अपनी स्पेसिफिकेशंस को इम्प्रूव करें, ताकि ऑफ कोर्स उससे कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी भी आए और फेयरनेस भी प्रिवेल करे। आप रिवाइज करें अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में डाल दी थी और जरूरत नहीं थी उनकी, और उनकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई या डिफिकल्ट कंडीशंस आपने डाल दी, और बेटर वैल्यू फॉर मनी इनहेंस करें या होती है इस रूल की वजह से। सो एग्जैक्टली रूल 34 पेपरा का बहुत शॉर्ट सा रूल है, इसकी फर्दर दो सब क्लॉजेस हैं, और द टाइटल ऑफ दिस रूल इज रीबिडिंग, and subclause 1 says that if procuring agency has rejected all bids under rule 33, it may call for a rebidding. Simple. अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ने रूल 33 के अंडर तमाम बिड्स को रिजेक्ट कर दिया है तो वो इस टेंडर को या इस बिडिंग प्रोसेस को रिकॉल कर सकता है थ्रू रीबिडिंग प्रोसेस। और सब क्लास 2 जो है वो कहता है कि एजेंसी बिफोर इनविटेशन फॉर रीबिडिंग shall assess the reasons for rejection and may revise the specifications, evaluation criteria, or any other condition for bidders as it may deem necessary. So of course आप उन्हीं स्पेसिफिकेशंस और उसी क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर तो इसको रीबिड नहीं करेंगे। कोई रीजन ऐसे होंगे स्ट्रॉन्ग जिनकी बेसिस पे आपने लास्ट प्रोसेस को हॉल्ट किया था, रिजेक्ट किया था या कैंसिल किया था। तो पेपर कहता है कि आपने पहले उन ग्राउंड्स को असेस करना है कि जिनकी बेसिस पे आपने प्रीवियस बिड्स को रिजेक्ट किया। अगर वो स्पेसिफिकेशंस मिसिंग थी या पुअर थी या एग्जिजरेटेड थी तो उनको आप ठीक करेंगे। एवल्यूएशन क्राइटेरिया अगर आपका काफी स्ट्रिक्ट था तो उसको आप थोड़ा बेहतर करेंगे ताकि ज्यादा बिडर्स उसमें क्वालिफाई कर पाए। और अगर कोई और रीजन था, कोई एस्टिमेट में एरर थी या ड्राइंग्स के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आ गई है मीनवाइल, तो आप पहले उनको ठीक करेंगे और उसके बाद आप फर्दर स्टेप के ऊपर जाएंगे कि आप इसको दोबारा से उसी प्रोसीजर के मुताबिक इसको री एडवर्टाइज करें और फिर उसको स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उनके इशू करें, और फिर फर्दर जो जो स्टेप्स हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े हैं उनको फॉलो करते हुए आप इसको दोबारा से पब्लिश करेंगे। सो एग्जैक्ट रूल जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। रीजंस फॉर रिजेक्शन में भी स्पेसिफिकेशंस हैं, एवोल्यूशन क्राइटेरिया हैं, या कोई भी बजट में इंक्रीज है या स्कोप वगैरह में इंक्रीज है, ये हमने लास्ट वीडियो में दिखा दिया था और बता दिया था। व्हाट इज रीबिडिंग? रीबिडिंग क्या है? सिंपल है कि जब आपने टेंडर रिजेक्ट कर दिया और उस टेंडर को आप दोबारा से इनिशिएट करने जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को रीबिडिंग कहते हैं। रीबिडिंग मींस री इनवाइटिंग बिड्स और टेंडर्स फॉर द सेम प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट का जो आपने पिछले अटेम्प्ट में कैंसिल किया है या रिजेक्ट किया है उसको दोबारा से इनिशिएट करने को रीबिडिंग कहा जाता है। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ प्रीवियस टेंडर, पिछले टेंडर जब आपने कैंसिल कर दिया और अब आप नया टेंडर दे रहे हैं आफ्टर इंप्रूविंग योर स्पेसिफिकेशंस, इंप्रूविंग योर कॉस्ट एस्टिमेट, सो इस प्रोसेस को कहते हैं रीबिडिंग। मे बी लास्ट में एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपका जो मार्केट रेट स्केड्यूल है MRS वो मीनवाइल चेंज हो गया है और उससे काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं कॉस्ट में। और अब आपने जब इनिशियली बिड एडवर्टाइज करी है तो वो पुराने MRS के ऊपर आपका PC1 बना हुआ था, लेकिन मीनवाइल वो चेंज हो गया। तो रूल्स तो ये कहते हैं कि आप पाबंद हैं कि आप उसी के ऊपर उसको करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स इन केस ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं आपके बिडिंग प्रोसेस में। आपने एक दफा किया, दूसरी दफा किया, लेकिन वो नहीं आ रहे बिड्स करने, तो आपके पास कोई और वजह नहीं है कि आप अपने PC1 को इम्प्रूव करें और उसको रिवाइज करें नए स्केड्यूल के ऊपर। अब जब आपने नए स्केड्यूल के ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली बजट, ये जो पीछे हमने पढ़ा है बजट में इंप्रूवमेंट, ये बजट चेंज होगा
और नया PC1 जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो आप फिर दोबारा से इसके ऊपर रीबिडिंग के ऊपर जाएंगे। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है या एक केस हो सकता है जिसमें टेंडर्स या बिड्स रिजेक्ट होती हैं या प्रोसेस कैंसिल होता है। सो विद रिवाइज्ड और इम्प्रूव्ड कंडीशंस, कंडीशंस आपने कोई चेंज की हैं उसकी वजह से, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर ग्रेटर कंपटीशन। हम ज़ाहिरी बातें चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास बिडर्स आए और फेयरनेस भी उसमें प्रिवेल करे। कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ बिड्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्विकली इसको देख लेते हैं। ऑल बिड्स एक्सीड अप्रूव्ड बजट, ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका बजट फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए है और आपके पास आने वाली तमाम बिड्स उसके 15% से काफी ऊपर जा रही हैं। सो आप हो सकता है MRS चेंज की वजह से या जो भी रीजन है, सो आप उसको वापस ठीक करेंगे और उस उन बिड्स को रिजेक्ट करके आप इसको रीबिडिंग में ले जाएंगे। ओनली वन और वेरी फ्यू बिड्स रिसीव, या आपको हो सकता है एक ही बिड रिसीव हुई हो या बहुत कम बिड्स रिसीव हुई हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे कम से कम 3 बिड्स मिलने चाहिए ताकि मैं मेरी प्राइस जरा रीजनेबल हो। सो उस सिनेरियो में भी आपके पास गुंजाइश है कि आप रिजेक्ट कर दें और सेकंड टाइम में आप रीबिड करें। नॉन रिस्पॉन्सिव, अक्सर ये भी होता है जिस तरह MRS की मैंने मिसाल दी, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल डालते नहीं हैं बिड्स और वो डिमांड करते हैं मे बी इन राइटिंग कि आप गवर्नमेंट के रेट्स के मुताबिक टेंडर लगाएं और अपने PC1 को आप रिवाइज करें। सो उस सिनेरियो में आपके पास और कोई वजह नहीं होती कि आप उसको रिजेक्ट करें और फिर आप दोबारा से अपने PC1 को और कॉस्ट एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे नए स्केड्यूल के ऊपर, PC1 को अप्रूव करवाएंगे और फिर दोबारा से उसको रीटेंडर करेंगे। मे बी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वर अनक्लियर ड्यूरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसमें भी आप स्पेसिफिकेशंस को जरा एलेबोरेट करेंगे, उसको ठीक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद दोबारा से रीबिडिंग में जाएंगे। और एक और भी हो सकती है कि एरर्स इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई काफी ज्यादा एरर्स थे या कॉपी पेस्ट के इश्यूज रह गए थे जो हाईलाइट हो गए और अब आपको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। सो अब आपको उसको री एडवर्टाइज करना पड़ेगा और इम्प्रूव करके स्पेसिफिकेशंस को और ठीक करके आप दोबारा से रीबिड करेंगे। असेसमेंट बिफोर रीबिडिंग, वहां पे असेसमेंट की बात हुई। बिफोर इनिशिएटिंग रीबिडिंग प्रोसेस द एजेंसीज मस्ट कंडक्ट अ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द प्रीवियस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। सो आपने जो लास्ट अटेम्प्ट किया था उसमें जो जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे और उनके ऊपर कोई क्वालिफिकेशंस आ गई, सो अब आप उनको रीविजिट करेंगे, रीअसेस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक करेंगे और दोबारा से आप SPDs इशू करेंगे। अगर आपने कोई ड्राइंग्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करवाई हैं या कोई मॉडल में चेंजेस किए हैं इक्विपमेंट के, तो उस केस में भी आप स्पेसिफिकेशंस को इम्प्रूव करेंगे। सो प्रोक्योरिंग एजेंसीज मस्ट रिव्यू देयर प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी, जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजी अपनाई थी तो उसको रिविजिट करें। मार्केट रेस्पॉन्स टू टेंडर या कॉस्ट एस्टिमेट जो भी आपका है उसको रिविजिट करें, स्पेसिफिकेशंस को ठीक करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एवल्यूशन क्राइटेरिया को भी बेहतर करके उसको असेस करके दोबारा से री टेंडर करें। इन केस ऑफ रिवीजन ऑफ स्पेसिफिकेशन में क्या हो सकता है कि समटाइम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आर टू रिस्ट्रिक्टिव और अनक्लियर, काफी हार्ड किस्म की या हार्श किस्म की या रिस्ट्रिक्टिव किस्म की स्पेसिफिकेशंस आपने बना दी फर्स्ट अटेम्प्ट में और उस पे कोई भी बिडर्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, हालांकि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी सेंसिटिव नेचर की नहीं थी, लेकिन आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आपकी मार्केट अवेलेबिलिटी क्या है इक्विपमेंट की और आप स्पेसिफिकेशंस क्या दे रहे हैं। तो उस केस में भी आप रीटेंडर पे जाएंगे और स्पेसिफिकेशंस को ठीक करेंगे। क्लैरिफाई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, रिमूव restrictive specifications, allow equivalent products aligning with industry standards। सो ये कुछ गाइडलाइंस हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो भी वो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उनके अंदर कौन सा मॉडल यूज हो रहा है नॉर्मली और उसके क्या फंक्शंस हैं, तो ये चीजें देख लें और आप अपनी रिक्वायरमेंट को उसके साथ अलाइन करें। इक्वलेंसी का फैक्टर, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि किसी ब्रांड को आपने मे बी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर स्पेसिफिकेशन में कोई ब्रांड मेंशन कर दिया, तो अब आपने उसको हटा के अगर ब्रांड लिखना भी है तो साथ आर इक्विवेलेंट का लफ्ज यूज करना है और उसके अलावा अगर कोई रिस्ट्रिक्टिव स्पेसिफिकेशन है तो उनको भी आपने ठीक करना है।
इन केस आपका ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ द बिड वाज एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, सो उसमें आप रिव्यू करें अब आप अपने नए एवेल्यूएशन क्राइटेरिया को, और पॉसिबल एडजस्टमेंट्स उसमें हो सकती हैं कि आप एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स को जरा सॉफ्ट कर दें, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक करें, टेक्निकल स्कोरिंग सिस्टम को इम्प्रूव करें, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी जरा बेहतर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तीसरा ये हो सकता है कि मे बी आपकी टेंडर कंडीशंस जो आपने डाली थी वो काफी हार्ड थी, जिसकी वजह से मे बी बिडर्स आए नहीं। उसमें हो सकता है कि आपने बिड सिक्योरिटी काफी ज्यादा मांगी है, या उसके साथ कोई और एडिशनल सिक्योरिटी आपने डिमांड कर दी, जो कि पेपरा के रूल्स से भी वो है, डिफरेंट है, तो आप उसको भी ठीक करेंगे। कंप्लीशन पीरियड शायद आपने बहुत अर्ली मांग लिया हो और स्केड्यूल बड़ा टाइट रखा हो, तो उसको भी आप ठीक करें। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स अगर आपकी सख्त है तो उसको भी बेहतर करें, और पेमेंट कंडीशंस को भी बेहतर करें। तो से ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जर्नल जिनमें हो सकता है कि जिनकी वजह से आपको बिड्स कम से कम रिसीव हुई हैं, और आपको दोबारा से इनको ठीक करके दोबारा से फिर रीबिडिंग के दौरान यही गलतियां दोबारा ना दोहराएं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देख लेते हैं तीनों सिनेरियोज में। वर्क्स के केस में फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, और ऑल बिड्स रिसीव्ड वर अबव द प्रोजेक्ट एस्टिमेट। सो उस केस में आपने ऑफ कोर्स अपने एस्टिमेट को ठीक करना है। हो सकता है कि वो पुराने स्केड्यूल के ऊपर बना हो, तो उसका स्केड्यूल ऑफ रेट जो है वो नया अब मार्केट में और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो आप वापस जाइए, अपने एस्टिमेट को ठीक करिए, ड्राइंग्स के साथ उसको अलाइन करिए, अपनी रिक्वायरमेंट को बेहतर करें, और फिर उसके बाद नया एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट जो आपका अप्रूव हो जाए, तो उसकी बेस के ऊपर आपने अब टेंडर लगाना है। रिव्यू कॉस्ट एस्टिमेट करें और रीबिड विद रिवाइज्ड स्कोप एंड रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। गुड्स के केस में फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इक्विपमेंट आप परचेज करने जा रहे थे, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफी रिस्ट्रिक्टिव हैं, और उससे कंपटीशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, किसी एक आध सप्लायर को फायदा मिल गया और बाकियों का रास्ता रुक गया, और किसी किसी सप्लायर ने आपके ऊपर कंप्लेंट कर दी, तो आपने इसको टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, और अब आप नई स्पेसिफिकेशंस को रिवाइज करके उनको जरा बेहतर करके और इनलार्ज करके और इक्विवेलेंसी के फैक्टर उसमें डाल के उसको आपने रीबिड करना है। सर्विसेज के केस में मे बी कंसल्टेंसी सर्विसेज थी, और आपने फ्यू क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स उसमें आपने ऐसी चीजें डाल दी कि जिससे उनका रास्ता रुक गया। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि मुझे सिर्फ वही कंसल्टेंट चाहिए जो इस सिटी के अंदर उनकी प्रेजेंस है, या इतने चाहिए जिनका फला सेक्टर का एक्सपीरियंस हो, या गवर्नमेंट के साथ काम किया हो। तो इस तरह के हमने ग्राउंड्स कल भी पढ़े थे पिछली वीडियो में। सो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसे इश्यूज हैं तो उनको इम्प्रूव करें और मॉडिफाइड करें अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को, और फिर इस टेंडर को आप रीबिड करें। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट एनालिसिस, मार्केट रेट स्केड्यूल जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने मार्केट एक तो गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं उनको जरा रिविजिट करें, आप देखें कि आपका एस्टिमेट किस स्केड्यूल के ऊपर बना हुआ है। हो सकता है कि आपका एस्टिमेट पुराने स्केड्यूल में बना हो, और आजकल वो रेट्स काफी ज्यादा चेंज हो गए हों, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसलिए आप मार्केट कैपेसिटी को स्टडी करें बिफोर रीबिडिंग। आप यहाँ अपना कोई इक्विपमेंट आप ले रहे थे, और अब उसका काफी एडवांस वर्जन आ चुका है मार्केट में, ऑफ कोर्स उसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। सो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अब आप अपनी स्पेसिफिकेशंस को इम्प्रूव करेंगे, और अवेलेबल इक्विपमेंट मॉडल के साथ आप दोबारा जाएंगे टेंडर में। रिव्यू सप्लायर अवेलेबिलिटी, ये भी देखें कि उस रीजन में वहां पे आपके पास सप्लायर्स कौन से, किस किस्म के सप्लायर्स अवेलेबल हैं, और इंश्योर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट्स को भी इसको रिविजिट करें अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या जो भी हॉस्पिटल अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें आपका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ इसको डिस्कस करें, और देखें कि जी मार्केट में ये चीज अवेलेबल है, तो आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन हमें ये मिल रही थी, तो इस तरह के मॉडल्स अब नहीं आ रहे, तो उनको कहिए कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को रिफाइन करें। जाहिर बात है जब प्रोजेक्ट का टेंडर दोबारा से लगेगा तो उसके ऊपर कुछ कॉस्ट भी आएगी, एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे,
सेकंड टाइम एडवर्टाइज करने की कॉस्ट आएगी, तो अल्टीमेटली ऑडिटर्स की नजर में भी ये फाइल आएगी। सो वो रीजंस ऑफ रिजेक्शन देखेंगे, तो वो आपके ठीक होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, और अप्रूव भी होनी चाहिए आपकी जो प्रीवियस रूल 33 की जितनी भी करस्पॉन्डेंस है। जस्टिफिकेशन फॉर रीबिडिंग, रीबिडिंग के लिए जस्टिफिकेशन आपके पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चेंजेस इन स्पेसिफिकेशन अगर हुई हैं तो वो भी ऑडिटर देखेगा कि आपने प्रीवियस स्पेसिफिकेशंस क्या डाली थी, और अब जो आपने नई स्पेसिफिकेशंस डाली हैं तो क्या वो किसी को फेवरेटिज्म तो नहीं दे रही, या किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो नहीं दे रही। इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी उसमें देखी जाएगी। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें बीइंग प्रोक्योरिंग एजेंसी अडॉप्ट करनी चाहिए। केयरफुली रिव्यू करें प्रीवियस टेंडर को जो आपका रिजेक्ट हो गया था, वो क्या रीजंस थे, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपने वो टेंडर रिजेक्ट किया। इसलिए वो जितने भी फ्लॉज थे, रिस्ट्रिक्टिवनेस थी उसमें, उसको रिमूव करें, और अपने स्पेसिफिकेशंस वगैरह की वजह से अगर रिजेक्ट हुआ था तो उनको इम्प्रूव करें, एस्टिमेट को बेहतर करें, ताकि फेयर कंपटीशन आपको इंश्योर हो सके। कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि वो रीबिडिंग नोटिस को मॉनिटर करें, उनको देखते रहें। जो ही पब्लिश हो तो आप दोबारा से अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करें और देखें कि लास्ट बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में और इसमें कितनी इंप्रूवमेंट की है क्लाइंट ने, और कौन से वो एरियाज हैं जहां पे क्लाइंट चाह रहा है कि वो इंप्रूवमेंट लाए, और इसलिए आपकी प्रीवियस बिड भी रिजेक्ट हुई थी। तो अब आप जब आपने बिड सबमिट करनी है तो नए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और नए मॉडल और नई रिक्वायरमेंट के साथ आपने कम्पिटेटिव प्रपोजल बनानी है और कंप्लीट प्रपोजल बनानी है, और उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का खास ख्याल रखें जो आप लगा रहे हैं। की टेक अवेज जो है इस रूल से, रीबिडिंग अलाउड है बट आफ्टर जस्टिफाइड रीजंस एंड रिजेक्टिंग दी प्रीवियस बिड्स। Reasons for rejection must be assessed as well as documented, और टेंडर डॉक्यूमेंट्स शुड बी रिवाइज्ड। जो आपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स दिए थे उन्हीं के ऊपर दोबारा से री टेंडर करना, वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है। उनको खामखा इम्प्रूव करें, उन ग्राउंड्स को एड्रेस करें और असेस करें जिनकी बेसिस पे आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में बिड्स को रिजेक्ट किया था, ताकि अल्टीमेटली आपके पास ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन प्रिवेल करे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। क्विकली इसको समराइज करते हैं। अप्लाइड आफ्टर रूल 33, रिजेक्शन 33 में जब आपने रिजेक्शन कर दी तब 34 की कार्रवाई आएगी, और री एडवर्टाइजमेंट की तरफ और रीबिडिंग की तरफ आप जाएंगे। रिक्वायर्स असेसमेंट ऑफ प्रीवियस टेंडर, पिछले टेंडर को रिविजिट करें, उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसकी स्पेसिफिकेशंस को, उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट को, या जो भी वो ग्राउंड्स थे जिनकी वजह से आपने रूल 33 का हवाला देते हुए उनको रिजेक्ट किया था, उनको असेस करें। अलाउ रिवीजन ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड क्राइटेरिया, ये जो रूल है वो अलाउ करता है आपको कि आप अपने स्पेसिफिकेशंस और एवल्यूशन क्राइटेरिया को रिवाइज कर सकते हैं। इम्प्रूव्स प्रोक्योरमेंट आउटकम्स, और इससे प्रोक्योरमेंट की जो भी आउटकम है ऑफ कोर्स उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। So this was all about rule number 33, 34, where we discussed in detail about the rebidding process। प्रोसेस वही अडॉप्ट होगा जो आपने इनिशियल बिडिंग के वक्त किया था। अगर उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में की थी तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे। अगर आपने वहाँ पे वेबसाइट पे की थी तो यहाँ भी वेबसाइट पे करेंगे इनकी, और दोबारा से उसकी जितनी भी कॉस्ट की लिमिट्स हैं उसको आपने असेस करना है। और इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल 35 की तरफ जाएंगे जिसमें अनाउंसमेंट ऑफ एवल्यूएशन रिपोर्ट। जब आपकी बिड्स एक्सेप्ट हो गई और एवल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कोई रिजेक्शन वगैरह नहीं हुई, या मे बी आफ्टर रीबिडिंग आपने चीजें ठीक करके एवल्यूएशन कंप्लीट कर ली, सो अब इट्स द टाइम टू अनाउंस द एवल्यूएशन रिपोर्ट, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पेपरा की अंडर रूल 35। आप उसका टेम्पलेट भी आपसे शेयर करेंगे, कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियोस को भी जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी लोगों को बताएं कि पेपर रूल्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ टेक्स्ट सिंप्लीफाइड का साथ दें और इस एफर्ट में हमारी हेल्प करें। सो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपका कोई फीडबैक है, तो यू कैन सेंड अस इन ईमेल एट swiftexsimplified@gmail.com। सो ये हमारे लिंक्स हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इन लिंक्स के थ्रू आप हमें
टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक्स मेंशन कर दूंगा, और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे इन वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट और प्रेजेंटेशन शेयर की जाती है। सो हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।